नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती को पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखा किया है। इस यात्रा को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी। इस पर 64 वर्षीय उमा भारती ने एनडीटीवी से कहा, हो सकता है कि भाजपा नेता घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा ने कहा, अगर सिंधिया ने 2020 में सरकार बनाने में मदद की थी तो मैंने भी 2003 में बड़ी मोहब्बत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा, मैं सिंधिया को भतीजे के रूप में प्यार करती हूँ, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य तो थी ही। भले ही मैं वहाँ नहीं जाती, लेकिन मैं फिर से भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगूंगी। पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। बता दें कि तेज तर्रार उमा भारती कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की करीबी मानी जाती थी। बीजेपी एक देश एक चुनाव पर इतना जोर क्यों दे रही है, इसका जवाब ये एक स्टडी दे रही है। पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों के थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में एक रोचक तथ्य सामने आया है। इसके मुताबिक अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 77 से घटकर 61% रह जाती है। दोनों चुनावों में 6 महीने से ज़्यादा अंतर होने पर एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 61% से भी कम हो जाती है। तो क्या बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इसी वोटिंग पैटर्न को अपने फायदे के लिए बनाना चाहती है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे काऊ बेल्ट वाले राज्यों में। वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्य हिंदी पर पंकज श्रीवास्तव लिखते हैं कि कुछ दिन पहले रिलीज हुई फिल्म बवाल में एक डायलॉग है, माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट भूल जाएं, यानी ऐसा धमाका करो कि लोगों की आंखों में धूल भर जाए और वो हकीकत ना देख पाएं। इम्तिहान में फेल हो जाओ तो मोहल्ले भर में मिठाई बांट दो ताकि लोगों को लगे कि अच्छे नंबरों से पास हुए हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर 9.5 साल के शासन के बाद मोदी सरकार के अंक पत्र की सूरत कुछ यूं है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें नंबर पर है, भुखमरी इंडेक्स में 107वें नंबर पर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय में 128वें नंबर पर, मुद्रा की मजबूती के लिहाज से 40वें नंबर पर और लैंगिक असमानता में 187वें नंबर पर है। ये वो हकीकत है जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर बजाए जा रहे ढोल की पोल खोलती है। अर्थव्यवस्था के इस वॉल्यूम के पीछे भारत की विशाल आबादी है जो भीषण असमानता का शिकार है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि देश के 1% लोगों का देश की 40% संपत्ति पर कब्जा है, वहीं 50% आबादी महज 3% संपत्ति के आश्रय है। बेरोजगारी 7.95% के हाहाकारी दर पर है, जो तेजी से बड़ी महंगाई लोगों के लिए कोड़ में खाज की तरह है। बीजेपी को अब सनातन धर्म का मुद्दा मिल गया है। MK स्टालिन के बेटे और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लपक लिया है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म को खत्म कर सत्ता हथियाना चाहता है। गृह मंत्री शाह ने राजस्थान में कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और DMK कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन को देख रहा हूं। आप सत्ता चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर? पिछले 2 दिनों से आप इस देश की परंपरा, इस देश के इतिहास, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और DMK मंत्री के पुत्र और एक मुख्यमंत्री के पुत्र कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उदयनिधि ने कहा कि उनके भाषण के अंश वीडियो पर उपलब्ध हैं। भाजपा नेताओं को चाहिए कि वो उसे सुने। इस बीच दिल्ली में एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।
इस विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई थी। एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणी से हंगामा मच गया और भाजपा ने इसकी आड़ में न सिर्फ डीएमके बल्कि विपक्षी दल इंडिया के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी जमकर प्रचारित कर रही है। इस बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने तमिलनाडु भवन के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीजेपी नेता रविशंकर ने सोमवार को कहा, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ की गई अपनी बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोहराया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना और मलेरिया से की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं। यह स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडिया संगठन का जमावड़ा है। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। वहीं इंडिया गठबंधन को घेरते हुए अनुराग ठाकुर बोले, घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहें या ना रहें, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार हिंदुओं पर हमला करने का प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद एक दूसरे नेता ने किया है। हिंदुत्व के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है, बीजेपी ने ही हिंदुत्व का सबसे ज्यादा अपमान किया है। बीजेपी हमें ना सिखाए हिंदू धर्म क्या है और उसका कैसे सम्मान करना चाहिए। संजय सिंह का यह बयान अमित शाह के हमले के बाद आया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा है, वो धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी के समान ही अच्छा है। बता दें, बीजेपी लगातार सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के बाद प्रचार प्रसार में लगी हुई है। हालांकि इस बयान में प्रियंक खड़गे कोई भी धर्म की बात कर रहे हैं। हालांकि उनका यह बयान सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी के बाद आया है, तो इसको भी बीजेपी सनातन से जोड़ देगी और नए तरीके से पेश करेगी। कुल मिलाकर सवाल उठता है कि क्या धर्म पर बोलकर इंडिया गठबंधन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि निर्णायक जनादेश के साथ स्थिर सरकार की वजह से सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे सुधार दशकों से नहीं हो पाए थे क्योंकि स्थिर सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ताजपोशी से पहले के वर्षों की याद दिलाते हुए कहा कि 2014 से पहले 3 दशकों में सरकारें अस्थिर थीं और इसलिए बहुत कुछ करने में असमर्थ थीं। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार के कारण पिछले 9 सालों में क्षेत्रों में कई सुधार किए जा सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में की है। उनकी ये टिप्पणी इसलिए अहम है कि पीएम मोदी ने पिछले जिन 3 दशकों की बात की उनमें अधिकतर गठबंधन सरकारें नहीं थीं और कई बार कुछ सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थीं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी इसमें शामिल थी, जिसमें एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चल पाई थी। हालांकि बाद में उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के लिए बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। 28 दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया आगामी लोकसभा चुनावों में अधिक सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ एक सामान्य उम्मीदवार को उतारने की योजना बना रहा है। इस बीच पीएम मोदी का यह भाषण आया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कहा कि वो निराश हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं। बाइडेन ने डेलावेयर में इस टिप्पणी को आगे ना बढ़ाते हुए पत्रकारों से बातचीत में बस यही एक लाइन कही। 20 देशों के समूह का शिखर सम्मेलन 7 से 10 सितंबर तक भारत की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। बाइडेन इस सम्मेलन में जा रहे हैं। भारत की यात्रा के बाद बाइडेन वियतनाम की यात्रा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति एशिया में अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोमवार को जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर ने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। हॉप प्रयोग यानी उछलने के प्रयोग के तहत इसरो ने विक्रम लैंडर के इंजन को शुरू किया है और करीब 40 सेंटीमीटर तक उठाया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर
फिर लैंडिंग करवाई। इसरो ने बताया है कि ये किक स्टार्ट भविष्य में मानव मिशन और वापसी के लिए अहम है। इस लैंडिंग के प्रयोग के बाद विक्रम लैंडर सही से काम कर रहा है। इससे पहले 2 सितंबर को इसरो ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में भेज दिया था। दरअसल चांद के जिस हिस्से में विक्रम लैंडर की लैंडिंग हुई है वहां सूरज की रोशनी अब 22 सितंबर को आएगी। तब तक विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर समेत स्लीप मोड पर रहेगा। 22 सितंबर को देखा जाएगा कि क्या दक्षिणी ध्रुव के इस हिस्से पर -200 डिग्री तक पड़ने वाली ठंड को विक्रम लैंडर बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। इसरो ने उम्मीद जताई है कि 22 सितंबर के बाद चंद्रयान 3 फिर से सक्रिय हो। इसरो ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विक्रम लैंडर हमेशा के लिए चांद पर भारत के एम्बेसडर की तरह रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।